क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया गया? देश की पहली सी प्लेन सेवा का शुभारंभ कहां किया जाएगा? और हाल ही में एक देश में नो मास्क नो सर्विस नामक एक नियम को लागू किया गया है। इस देश का नाम क्या है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 28 अक्टूबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्लास्टिक प्रीमियर लीग यानी कि पीपीएल प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया? पीपीएल प्रतियोगिता दोस्तों जिस तरह आईपीएल है इसी के तर्ज पर पीपीएल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। लेकिन मध्य प्रदेश के किस शहर में इस पीपीएल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? इंदौर में। और इंदौर हमारे भारत देश का सबसे स्वच्छ शहर भी माना जाता है। तो देखो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बन सकता है, प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता का आयोजन क्यों किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और इंदौर को अब तक 4 बार देश में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार भी मिल चुका है। 2020 में भी भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार भी जीत लिया है इंदौर ने। और प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता के लिए पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ियों को लेकर 4 टीमें भी बनाई गई है। और टीमों की कप्तानी कौन करेगा? टीमों की कप्तानी शहर के 4 लोकप्रिय रेडियो जॉकी को सौंपी गई है। और इंदौर नगर निगम के 19 जोन को इन चारों टीमों में बांटा गया है। और इसी तरह एक नया इनोवेशन किया गया है इंदौर को और भी स्वच्छ बनाने के लिए। और इसलिए हमें इस शहर के बारे में याद रखना चाहिए। और प्लास्टिक जमा करने के लिए इन टीमों को निगम कर्मी और 5-5 वाहन दिए गए हैं। 45 दिन तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में जो टीम सबसे ज्यादा एकल उपयोग प्लास्टिक इकट्ठा करेगी उसे पीपीएल ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। तो इस तरह की पहल की गई है इंदौर शहर में मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की बात आती है तो मध्य प्रदेश के बारे में मैंने आपको कई बार बताया। जैसा कि मध्य प्रदेश की कैपिटल का नाम है भोपाल और भोपाल को जिलों की नगरी भी कहा जाता है। और भोपाल को दोस्तों एक और शब्द भी कहा जाता है, क्या? भोज राजा की नगरी। और दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो यह बेसिक इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको कई बार बताई है। यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, देश की पहली सी प्लेन सेवा कहां शुरू की जाएगी? देश की पहली इस तरह की सी प्लेन सेवा शुरू की जाएगी गुजरात में। गुजरात में अहमदाबाद की जो साबरमती रिवर है, साबरमती रिवर से यह लैंड करेगा। और दोस्तों स्टेच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां? नर्मदा जिले में साधु द्वीप पर स्थित है। वहां पर यह सी प्लेन सेवा लैंडिंग करेगी। और इसी तरह की पहली सेवा का शुभारंभ किया गया है गुजरात राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। तो देखो देश में पहली बार एक विशेष सेवा के रूप में सी प्लेन सेवा गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट और सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बीच उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और रविवार को मालदीव से भारत पहुंच गया है इस तरह का सी प्लेन और इसे जल्द ही गुजरात में लाया जाएगा। क्यों? क्योंकि 31 अक्टूबर का इसका शुभारंभ होने की पूरी संभावना है। 31 अक्टूबर हमारे भारत देश के एकीकरण में यानी कि इसके विलीनीकरण में जिस नेता ने योगदान दिया था, ऐसे हमारे सरदार पटेल जी की जन्म जयंती मनाई जाएगी। कब? 31 अक्टूबर को। और इसी दिनांक को इस सी प्लेन सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। यह बात किसने कही है? मनसुख मांडविया ने। तो केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार यदि सब सुचारू रूप से रहा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती यानी कि 31 अक्टूबर 2020 से यह सेवा शुभारंभ की जाएगी। कहां पर? अहमदाबाद और नर्मदा में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। और स्पाइस जेट कंपनी ने ट्विन ऑटर 300 सी प्लेन को किराए पर लिया है।
जिसमें एक बार 12 यात्री उड़ान भर सकते हैं। तो यहां इसका नाम भी आपको याद रखना है, स्पाइस जेट कंपनी। ओके, यहां पढ़ सकते हैं स्पाइस जेट कंपनी। और सी प्लेन एक निश्चित पंख वाला हवाई जहाज है जो पानी पर उतरने और उड़ने के लिए बनाया गया है, यानी कि पानी पर उतर भी सकता है और वहां से वो टेक ऑफ भी कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन, 1,72,000 वर्ष पुरानी एक लुप्त नदी के साक्ष्यों की खोज कहां की गई? 1,72,000 वर्ष पूर्व एक नदी जो हाल ही में विलुप्त हो चुकी है, इसके साक्ष्यों की खोज की गई है हमारे भारत के सबसे बड़े रेगिस्तान थार रेगिस्तान में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है थार रेगिस्तान। और देखो, लुप्त नदी के साक्ष्यों की खोज के बारे में अध्ययन किसने किया? तो 3 संस्थाओं ने मिलकर इसका अध्ययन किया है। तो इसमें जर्मनी के द मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर द साइंस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और इसी के साथ तमिलनाडु की अन्ना यूनिवर्सिटी, और तीसरा IISER कोलकाता। इन तीनों के शोधकर्ताओं ने यह विलुप्त नदी के साक्ष्य ढूंढ निकाले हैं। यानी कि इस क्वेश्चन के बारे में आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडियन जो जियोग्राफी है इनसे जुड़ा हुआ क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो यहां से क्वेश्चन निकल सकता है। और यहां बात करते हैं थार रेगिस्तान की। तो थार रेगिस्तान से जुड़े कुछ फैक्ट भी हम जान लेते हैं। भारत का एकमात्र रेगिस्तान जिसका नाम क्या है? थार का रेगिस्तान। और थार का मरुस्थल अरावली की किस दिशा में विस्तृत है? उत्तर पश्चिमी दिशा में थार का यह मरुस्थल है वो विस्तृत है। और थार का मरुस्थल किस मरुस्थल का भाग है? तो याद रखो, पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है हमारे यह थार का मरुस्थल। और भी याद रखो, प्राचीन काल में थार का मरुस्थल की जगह क्या थी? तो थार के इस मरुस्थल की जगह टेथिस नामक एक महासागर था। क्या नाम है? टेथिस महासागर। थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण क्या है? शुष्कता में वृद्धि। थार के मरुस्थल का सामान्य ढाल है पूर्वी से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने सैन्य कैंटीनों के मामले में कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया है? हमारे भारत देश की सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हमारे पूरे भारत देश में तकरीबन 4,000 ऐसे सैन्य कैंटीन है जहां पर सैनिकों के लिए खाने के लिए भोजन बनाया जाता है। और इस कैंटीन में अब दोस्तों विदेशी सामान के आयात पर रोक लगा दी गई है। विदेशी जो सामान है इसका उपयोग यहां सैन्य कैंटीनों में नहीं किया जाएगा। यानी कि हमारा सही आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। क्या डिसीजन लिया गया है? देखो, एक अध्ययन के अनुसार भारत की सभी 4,000 सैन्य कैंटीनों में कुल बिक्री मूल्य का लगभग 6 से 7% आयात किया जाता है सैन्य कैंटीनों में। और सैन्य कैंटीनों में तकरीबन 2 बिलियन से अधिक की वार्षिक बिक्री की जाती है। कितनी? 2 बिलियन से भी अधिक की वार्षिक बिक्री की जाती है यह सैन्य कैंटीनों में। और जिसके कारण यह भारत में सबसे बड़ी खुदरा श्रृंखलाओं में से भी एक है। यानी कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के मामले में यदि आगे बढ़ना है तो यह कदम उठाना ही था। और इसलिए हमारी केंद्र सरकार ने यह डिसीजन लिया है आत्मनिर्भर भारत के मामले में। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में ली कुन ही का निधन हो गया। वे किस कंपनी से जुड़े थे? इमेज में देख सकते हैं, नाम है ली कुन ही। जिसका हाल ही में निधन हो गया वो एक बहुत ही बड़ी स्मार्टफोन कंपनी जिसका नाम है सैमसंग। जी हां दोस्तों, सैमसंग के वर्तमान मालिक थे, लेकिन अब इसका 78 साल की आयु में निधन हो गया है, ली कुन ही। तो देखो, सैमसंग समूह की स्थापना ली कुन ही के पिता ली ब्यूंग चुल द्वारा वर्ष 1938 में की गई थी। ली कुन ही वर्ष 1968 में कंपनी में शामिल हुए और वर्ष 1987 में अपने पिता की मृत्यु के बाद कंपनी के चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभाला। और अब तक वो सैमसंग का कार्यभार संभाल रहे थे, लेकिन 78 साल की आयु में निधन हो गया है। ली कुन ही के नेतृत्व में ही सैमसंग कंपनी स्मार्टफोन और मेमोरी चिप के उत्पाद में विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बनी थी सैमसंग।
और वर्तमान में कंपनी का कुल कारोबार दक्षिण कोरिया के सकल घरेलू उत्पाद के 5वें हिस्से के बराबर है। यानी कि दक्षिण कोरिया की जीडीपी का यह 5वां भाग है सैमसंग कंपनी। और छठा क्वेश्चन, सुर्खियों में रहा हिमालयन ब्राउन बियर निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? इमेज में देख सकते हैं, इसका नाम है हिमालयन ब्राउन बियर और यह किस राज्य में पाया जाता है? हाल ही में उनके जो आवास स्थान है इसमें काफी कटौती हुई है और इसीलिए जीवन यापन करना इस प्राणी के लिए दुर्लभ हो चुका है और इसीलिए आवास में घटते हुए इस स्थानों के मामले में इसे जीना मुश्किल हो गया है। तो याद रखो, यह एक हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाने वाला प्राणी नाम है ब्राउन बियर। तो हिमालयी क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यानी कि तीनों राज्य में यह ब्राउन बियर पाया जाता है। यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। तो हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा पश्चिमी हिमालय में किए गए एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2050 तक हिमालयन ब्राउन बियर के निवास स्थान में लगभग 73% की भारी गिरावट आ सकती है। तो दोस्तों, हमारे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक हाल ही में सर्वेक्षण किया और उन्होंने एक अंदाजा लगाया है अनुमान के अनुसार 2050 तक यह हिमालयन ब्राउन जो बियर है इसके 73% की जो आवास स्थान है इसमें गिरावट आ सकती है। हिमालयन ब्राउन बियर की बात करें तो हिमालयन ब्राउन बियर हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सबसे बड़े मांसाहारी जीवों में से एक है और भारत में यह पश्चिमी हिमालयी राज्यों में 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। लेकिन यहां जलवायु परिवर्तन के देखते हुए यहां जो बर्फ है वो पिघल रही है और इसीलिए उन्हें और भी ऊंचाई पर जाना पड़ेगा। इसी तरह के हाल ही में खतरे पैदा हो गए हैं और यहां हमने जिक्र किया जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1916 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। कब? 1916 में। 7वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में नितिन गडकरी ने 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी? हमारे मार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, और वो आज ही इस तरह के 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखने जा रहे हैं। और यदि आप वीडियो लेट देख रहे हैं तो यह आधारशिला रखी गई। तो यह किस राज्य में? त्रिपुरा राज्य में इस तरह की 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है त्रिपुरा। तो श्री नितिन गडकरी जी ने इसकी आधारशिला रखी। तो नितिन गडकरी हमारे किस मंत्रालय के मंत्री हैं? हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्री है। और त्रिपुरा में 2752 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली कुल 262 किलोमीटर की लंबाई वाली कुल 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। किस राज्य में? त्रिपुरा में। तो यहां मैप में देख सकते हैं, यहां है दोस्तों बांग्लादेश, बिल्कुल बांग्लादेश से सटा हुआ यह त्रिपुरा, और यहां पर असम, और दोस्तों यहां पर है नागालैंड। तो त्रिपुरा का गठन कब हुआ? 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा का गठन हुआ, जिसकी कैपिटल का नाम है अगरतला। और त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। और त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री है बिप्लब कुमार देब, वो भी इस अवसर पर मौजूद थे। 8वां क्वेश्चन, शिक्षकों की स्थिति पर लोगों के अंतर्निहित, अचेतन व स्वचालित विचारों के मामले में प्रकाशित रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा? शिक्षकों की स्थिति के मामले में एक रिपोर्ट जारी की गई है। तकरीबन 35 देशों में इस तरह का सर्वेक्षण किया गया। इसमें हमारा भारत देश 6ठे स्थान पर रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। ब्रिटेन स्थित वार्के फाउंडेशन द्वारा पिछले हफ्ते जारी रिपोर्ट, जिसका नाम है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स व्हाट द वर्ल्ड रियली थिंक्स ऑफ टीचर्स, में पाया गया कि जब देश में शिक्षकों की स्थिति पर लोगों के अंतर्निहित, अचेतन व स्वचालित विचारों की बात आती है तो भारत इस मामले में 6ठे स्थान पर रहा है। यानी कि टॉप 10 में शामिल हुआ है भारत। तो यह बहुत ही बड़ी बात, और इस रिपोर्ट किसने जारी की वो भी आपको पता चल गया। तो इस मानक पर भारतीय शिक्षकों से आगे चीन,
घाना, सिंगापुर, कनाडा और मलेशिया के ही शिक्षक हैं। कुल 35 देशों का सर्वेक्षण किया गया था। कितने? 35 देशों का सर्वेक्षण किया गया था और प्रत्येक देश में 1000 प्रतिनिधियों को इस सर्वेक्षण में शामिल किया गया था। और वार्के फाउंडेशन और ग्लोबल टीचर प्राइज के संस्थापक कौन है? सन्नी वार्के। सन्नी वार्के। नवा क्वेश्चन, इस बार एक ही माह में 2 बार आसमान में पूरा चांद खिल रहा है। दोस्तों, इस माह पूर्णिमा के दिन एक ही माह में 2 बार पूर्णिमा का चांद खिल रहा है। तो इस तरह की घटना में महीने के दूसरे पूर्णिमा के चांद को क्या कहते हैं? दोस्तों, यह नजारा आप भी देखिएगा कि एक दिन पूर्ण चंद्र खिलेगा, दूसरे दिन भी इसी तरह का चंद्र आपको देखने को मिलेगा और लगभग 5-7 साल में एक बार इस तरह की घटना सामने आती है। तो दोस्तों, इसे जो दूसरी पूर्णिमा है, दूसरी पूर्णिमा के चांद को क्या कहा जाता है? ब्लू मून। क्या? ब्लू मून। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्लू मून। तो अक्टूबर माह के अंतिम शनिवार को दुर्लभ चांद देखने को मिलेगा। सामान्य तौर पर हर माह एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है, लेकिन इस बार एक ही माह में 2 बार आसमान में पूरा चांद खिल रहा है और इस तरह की घटना में महीने के दूसरे पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहते हैं। क्या? ब्लू मून कहते हैं। और दोस्तों, 30 दिन वाले महीने में पिछली बार 30 जून 2007 को ब्लू मून रहा था। कब? 2007 में 30 जून को इस तरह की घटना हुई थी। वर्ष 2018 में 2 बार ऐसे अवसर आया जब ब्लू मून की घटना हुई। उस दौरान पहला ब्लू मून कब दिखा गया? 31 जनवरी को, जबकि दूसरा 31 मार्च को हुआ था। और अब इसके बाद अगला ब्लू मून कब दिखने को मिलेगा? 31 अगस्त 2023 को इसी तरह की घटना अगली बार होगी, लेकिन साल याद रखना है। कब? 31 अगस्त 2023 में। तो इस बार की यह बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी घटना देखना मत भूलिएगा। ओके, 10वां क्वेश्चन, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 में किसने जीत हासिल की है? तो दोस्तों, यहां आप देख सकते हैं एक कार रेस जिसका नाम है पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 और इसमें जीत हासिल की है एक जाने माने रेसर जिसका नाम है लुइस हैमिल्टन। क्या नाम है? लुइस हैमिल्टन। और लुइस हैमिल्टन ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। और किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया लुइस हैमिल्टन ने, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 कहां आयोजित की गई? पुर्तगाल के अल्गारवे इंटरनेशनल सर्किट में। और लुइस हैमिल्टन जो ग्रेट ब्रिटेन के मर्सिडीज के ड्राइवर है, उन्होंने यहां इस जीत को हासिल किया है। इमेज में देख सकते हैं। यह 2020 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का 12वां राउंड था और यह लुइस हैमिल्टन के सीजन की 8वीं और करियर की 92वीं जीत थी। यानी कि 92 बार चैंपियन हो चुके हैं लुइस हैमिल्टन और इमेज में देख सकते हैं विक्ट्री सिंबल के साथ। तो देखो, इसी जीत के साथ लुइस हैमिल्टन ने जर्मन महान माइकल शूमाकर द्वारा स्थापित 51वें जीत के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। यानी कि एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है लुइस हैमिल्टन ने। और दूसरे स्थान पर इस प्रतियोगिता में कौन रहे? वाल्टेरी बोटास जो फिनलैंड के मर्सिडीज के ड्राइवर है। और तीसरे स्थान पर कौन रहा है? मैक्स वेरस्टेपेन और वह नीदरलैंड के रेड बुल से जुड़े हुए हैं। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में नो मास्क नो सर्विस किसने लागू किया है? नो मास्क नो सर्विस, इस तरह का नियम लागू किया है हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसकी घोषणा की है। बांग्लादेश सरकार ने फैसला किया है कि मास्क न पहनने वाले लोगों को कोई सेवा नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक ने यह निर्णय लिया कि किसी को भी बिना मास्क के कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि कोई भी कर्मचारी है वो बिना मास्क अपने ऑफिस में, कार्यालय में एंटर नहीं हो सकता है और यदि हुआ तो इनकी सर्विस में बाधाएं आ सकती है, सर्विस को रोक दिया जाएगा। नो मास्क नो सर्विस। कौन सा देश? बांग्लादेश। सभी कार्यालयों को देश में कोविड-19 वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए नो मास्क नो सर्विस कहते हुए नोटिस बोर्ड लगाने होंगे। यानी कि अपनी ऑफिस के दरवाजे पर नो मास्क नो सर्विस के इस तरह के बोर्ड लगाए जाएंगे। और यह
काम किया है बांग्लादेश ने? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, बांग्लादेश की करेंसी, बांग्लादेश की वर्तमान कैपिटल। दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया, आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 12वां क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के आंकड़ों के अनुसार फ्लैश फ्लड के कारण विश्व भर में हर वर्ष लगभग कितने लोगों की मौत हो जाती है? दोस्तों इस शब्द को पढ़िए, फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड के कारण पूरे विश्व में प्रति वर्ष तकरीबन 5000 लोगों की मौत हो जाती है, और यह बात बताई है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5000। लेकिन इसके लिए एक हाल ही में उपाय किया गया है, और वो हमारे भारत देश के द्वारा। तो देखो, हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दक्षिण एशियाई देशों में अचानक आने वाली बाढ़ यानी कि फ्लैश फ्लड की चुनौती से निपटने के लिए साउथ एशियन फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम यानी कि FFGS नामक एक मार्गदर्शन प्रणाली की शुरुआत की गई है। तो यह हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है, और हमारे पूरे विश्व में जब 5000 लोगों की इस फ्लैश फ्लड के कारण मौत हो जाती है तो इस पर अब हम रोक लगा सकते हैं। तो संबंधित देश को राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाओं के क्षेत्रीय केंद्र द्वारा फ्लैश फ्लड के खतरे की चेतावनी 6 घंटे पहले, जबकि बाढ़ जोखिम की चेतावनी 24 घंटे पहले और जल विभाजक स्तर के बारे में चेतावनी 12 घंटे पहले जारी की जाएगी, और यहां जो लोगों की मौत हो जाती थी अब नहीं होगी। 13वां क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र कब घोषित किया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत देश को पोलियो मुक्त घोषित किया 2014 में, क्योंकि पिछला जो केस था जो 2011 में दिखा गया, और आखिरकार 3 साल तक कोई भी पोलियो का एक भी मरीज हमारे भारत देश में नहीं हुआ, और इसीलिए 2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया। और प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसीलिए हाल ही में जब 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया, और इसीलिए मैंने आपको यह क्वेश्चन बताया। लेकिन यह बात याद रखिए कि पोलियो वायरस के 3 संस्करण हैं। इसमें से 3 कौन कौन से? तो वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2 और वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3, इस तरह के 3 संस्करण है पोलियो वायरस के। और WHO द्वारा वर्ष 2019 में वाइल्ड पोलियो वायरस 3 तथा वर्ष 2015 में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2 के उन्मूलन की घोषणा की जा चुकी है, जबकि वाइल्ड पोलियो वायरस 1 का उन्मूलन होना अभी शेष है, क्योंकि अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के क्षेत्र में इस तरह के अभी भी मरीज विद्यमान है। ओके, अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किस राज्य में विजयादशमी को विद्यारंभम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है? विद्यारंभम दिवस किस राज्य में? केरल राज्य में मनाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर था केरल राज्य, और लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। उनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के मैं नाम लेना चाहूंगा। वो है संजय देव वर्मा, राजेश कटारा, विकास कुमार जल गोविंद चाक, रेखा नीनामा, नंदनी आसोदरिया, पर्वत डामोर, मयंक पवार, संजय राठौर। वो आनंद से है। सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। इसी के साथ साथ रोशनी प्रजापति, प्रतीक परमार, मुकेश आश्रे, देशमुख नैनेश, RJ रोहन जटोलिया, पंचाल कंदर्प, नीलेश पाटनवाड़िया, अंकुश गंजारे, ठाकुर महेश और कृति राणा, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रहा उक्खू गांव किसके उत्पाद के लिए पूरे भारत में विख्यात है? दोस्तों 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा उक्खू गांव, जिसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री ने मन की बात नामक कार्यक्रम में किया था। और इसीलिए आपको यदि याद है तो आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। आंसर देना मत भूलिएगा। और वाकई में वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो दोस्तों लाइक कीजिए, और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सके
और दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।